नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ हैं मगध सम्राट भोजपुरी सुपरस्टार यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। इनसे बात करेंगे कटिहार वाले मामला पर। बिहार के कटिहार में 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी। इस घटना में 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी पर आज खास बातचीत करेंगे संतोष रेणु यादव से। आपका बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार में जो इतना नरसंहार हुआ है उसको लेकर आप बहुत एग्रेसिव से, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, एग्रेसिव सिर्फ हम ही नहीं हैं, बल्कि पूरे जो लोग जो देखे हैं इस मुद्दे को, चाहे उस क्षेत्र के लोग हों, बिहार के लोग हों या बिहार से बाहर के भी लोग जो इस मुद्दे को देख रहे हैं कि हाँ, एक साथ 7 आदमों को एक साथ काट दिया गया है। सभी लोग एग्रेसिव थे, गुस्से में थे, लेकिन अरेस्ट करना तो कहीं ना कहीं प्रशासन का काम है। जी जी, एक प्रशासन की विफलता है जो अभी तक उस राक्षस के 10 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई मोहना ठाकुर को। ये तो प्रशासन की विफलता है। मैं तो शुरुआती अवस्था से मैं कहता हूँ कि प्रशासन की मिली भगत से ये सारी काम हुई है। प्रशासन को कहीं न कहीं मोटा पैसा दिया है वो, और प्रशासन को खरीदा है वो। एमएलसी जो है उसका भी है इसमें हाथ। हाँ, जैसे वहाँ के जो स्थानीय भाजपा एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल जी, उनका ही कहीं न कहीं छत्र छाया होता है मोहना ठाकुर और जितने भी जो आसपास के जो डकैत हैं, चोर लोग हैं, उनके ऊपर। और यहाँ तक कि हमारे पास तो ऐसा भी कुछ मामला आया है जिसमें अशोक अग्रवाल जो एमएलसी हैं उनके पीए हैं गौरव कश्यप जी जी, तो गौरव कश्यप एक राजपूत समाज की लड़की को 38 वर्षीय 3 बच्चों की माँ, उनको वो किडनैप करके और उसके बाद शायद कहीं जा करके बेच दिया है किसी को। मोहना ठाकुर नहीं, अशोक अग्रवाल के पीए गौरव कश्यप। अच्छा अच्छा, तो आप यदुवंशी सेना चलाते हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मोहना ठाकुर से आप डरते हैं या कमजोर है? देखिए, यदुवंशी सेना किसी भी स्तर पे ऐसे चोर उचक्कों को नकेल कसने का काम करती है, और अगर डरने या कुछ ऐसी बातें होती तो हम उसके घर पे जाकर के थोड़े ना उसको जो न करना था वो करते हैं। आप तो 36 घंटा का टाइम दिए थे कि 36 घंटा में अगर मोहना ठाकुर अरेस्ट नहीं होगा तो 36 घंटा के बाद यदुवंशी सेना कुछ दिखाएगी। तो अभी तक क्या क्या दिखा दिया? हमने जो कहा था कि 36 घंटा तक प्रशासन को मैंने कहा था कि 36 घंटा के अंदर आप मोहन ठाकुर को गिरफ्तार कीजिए। अगर गिरफ्तार नहीं करते तब हम लोग दूसरा भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने समाज से बात भी किया, और उसके बाद तमाम चीज़ें हैं जो चल रही है। उसके बाद 18 तारीख को मुझे जाना भी था। जी जी, लेकिन हुआ क्या कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, रास्ते में ख़राब हो गई। जब हम हाजीपुर से क्रॉस कर रहे थे तो पेट में हल्का दर्द हुआ। जब जंदाहा से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े तब पेट में अचानक तेज़ दर्द हुआ। उसके बाद फिर आप देख भी रहे हैं। जी जी, हम वो तो देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर सलाइन हुआ। वहाँ पे सलाइन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दूरी कुछ कम है नहीं, 300 किलोमीटर के आसपास की दूरी है जंदाहा से। तो हमने फिर कोशिश भी किया, लेकिन डॉक्टर के कथनानुसार फिर वो बोले कि आप पटना से दूर जा रहे हैं। लोग तबीयत खराब होने के बाद पटना की तरफ आते हैं और पटना से आप दूर जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो फिर तो अब कब जाना है आपको वहाँ कटिहार? देखते हैं, पहले स्वस्थ हो जाए, उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग करते हैं। जब वहाँ परिजन से आप मिले तो परिजन का क्या कहना था? परिजन का कहना था, आपने वीडियो में भी देखा होगा, परिजन का कहना था कि वो यादव जाति के जो लोग हैं उनको अपमानजनक शब्द बोलता था, गाली देता था कि मैंने गो अरवा ऐसे कुछ करके कुछ गाली देता था। उसके बाद हमने देखा कि हम परिजन के भी बात को थोड़ा सा, हम जब गए तो कुछ और बोल रहे थे। उसके बाद जब वहाँ से हम जब निकल करके इधर आए, उसके बाद एक और यूट्यूबर वहाँ पे गया था, तो हमने देखा कि उस यूट्यूबर से बोल रहा था कि नहीं अपराधी है, रंगदार है, कोई जाति पाति का लड़ाई नहीं है। अच्छा, मोहना ठाकुर बोल रहा था कि वहाँ का ग्रामीण बोल रहा था? नहीं, जो पीड़ित परिवार है वो बोल रहे थे कि जाति पाति का लड़ाई नहीं है, रंगदारी का लड़ाई है। तो फिर ये 2 तरह की बात क्यों बोलते हैं? जब जाति पाति का लड़ाई नहीं है तो फिर वही परिवार कहने वाले हैं कि हमको बोलता है कि देख गोरवा ऐसा कुछ करके सब बोलता है। तो ये तो
यादव के प्रति शब्द का भाषा वहाँ यूज काफी ज्यादा देखने को मिला। तो फिर तो ये तो जाति पाति है ना। जी जी जी। तो अब इन चीज़ों को कुल मिलाकर कहें तो सरकार को बदनाम करने की बहुत पुरजोर कोशिश थी आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। जी जी। लेकिन जो सरकार जो है, सरकार काफ़ी धैर्य से काम लिया उन्होंने, धैर्य का पालन करते हुए तमाम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। और हम किसी भी कीमत पे कभी भी, चाहे कोई व्यक्ति हो, आप किसी के बहकावे में आकर के आप सोचिएगा कि हम तेजस्वी को बदनाम करें जी। आप सोचिएगा कि हम नीतीश कुमार जी को बदनाम करें, सरकार को बदनाम करें, तब ये तो गलत बात है ना। जी जी। आपको इंसाफ से मतलब है। और तेजस्वी जो है या नीतीश कुमार जी जो हैं, वो लगातार प्रतिदिन अच्छे कार्य करते रहे हैं आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए, राज्य के लिए। जी जी जी। अब उनको अगर आप लोग परेशान कीजिएगा तभी तो गलत बात है ना। जी। लोग बोलते हैं कि तेजस्वी वहाँ पे नहीं गए, या तेजस्वी ट्वीट नहीं किए, तेजस्वी ऐसा कि लोग बोलते हैं। आरएसएस वाले लोग बोलते हैं, भाजपा वाले लोग बोलते हैं। बीजेपी वाले तो ये भी आरोप लगता है कि जब तेजस्वी सरकार में नहीं थे तो कहीं भी कुछ घटना होती थी तो वहां पहुंच जाते थे, लेकिन अब सरकार में आने के बाद, और वो भी यादव पे इतना बड़ा हमला हुआ है, अभी तक तेजस्वी का न ट्वीट आया है न फेसबुक पे कुछ किए हैं, तो इसीलिए बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। देखिए, तेजस्वी जी, आपका कहना सही था, जब सरकार में नहीं थे तो पहुंच जाते थे। सरकार में आ जाने के बाद तमाम तरह की जिम्मेवारियां आपके कंधे पे आ जाती है। जी जी। उसके बाद जैसा कि लोग, आरएसएस और बीजेपी का कहना है कि सरकार में नहीं थे तो पहुंच जाते थे, तो बीजेपी को इसीलिए तो खाली करवा दिया गया कुर्सी से कि आप भी सरकार में नहीं रही, आप भी पहुंचिए। ठीक है, कहना है बीजेपी और आरएसएस वालों का कि ये न ट्वीट किए हैं, न विधानसभा में कुछ बोलते हैं, तो सरकार के पास बोलना नहीं है, सरकार को करना आता है, और एक काम करने वाली सरकार है। बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी को चाहिए कि वो विधानसभा सत्र के दौरान वो सवाल उठाए, जी जी जी। प्रश्न उठाए, तो कहाँ उठाई है बताइए। एक बार भी उठाई है तो बताइए। तो इसका मतलब क्या, आम आवाम से जो गरीब लोग हैं, शोषित समाज है, उनसे उसमें बीजेपी का एमएलसी का भी नाम आ रहा है कटिहार वाली घटना में। वही तो हम कर रहे हैं ना, हम वही तो कर रहे हैं कि इसीलिए तो बीजेपी जो है किसी भी तरीके से चाह रही है कि सरकार पे नकारात्मक बात ला करके सरकार पे थोपा जाए। लेकिन ये तमाम लोग जान रहे हैं, जो गरीब गुरबे लोग हैं वो जान रहे हैं कि ये जो सरकार जो है ये सही तरीके से कार्य कर रही है। बताइए ना, इतना दिन से बीजेपी सत्ता में थी जी। गरीबों के लिए क्या कार्य की। देख रहे थे कि सभी जो रोड पे जो जिनके घर नहीं है उनको, जो झोपड़ी भी बना रहे थे उनको भी झोपड़ी कबार करके बेघर कर दिया गया था। जी। ये जैसे ही लालू प्रसाद यादव के सिद्धांत वाली सरकार बनी है, तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना लाई गई है जिसमें पटना में 6 महीने के अंदर में 48,000 घर बनाए जाएंगे, जिसमें उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा जो बेघर है। हाँ, जो बेघर हो गए हैं या जिनका घर तोड़ दिया गया था भाजपा सरकार के दौरान। तो ये जो सरकार है, ये जो महागठबंधन की सरकार है, इन लोगों को बसाने का कार्य करती है, न कि भाजपा की तरह लोगों को उजाड़ने का कार्य करती है। भाजपा के पास कुछ काम है नहीं, उसको सिर्फ कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी ये सब उसको करना है। चूँकि कटिहार वाली घटना में 10 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक मोना ठाकुर अरेस्ट नहीं हुआ है, तो वहां का प्रशासन पे भरोसा है आपको? देखिए, प्रशासन पे भरोसा कहिए या किसी पे, हमें कानून पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। आप तो यहाँ तक देखिए कि प्रशासन, कटिहार प्रशासन इस कदर बिक चुकी है कि गोली मारने वालों को फ्रीडम दी हुई है ना। हर चैनल पे वो उसका इंटरव्यू आ रहा है। हाँ, वही तो हम करें, गोली मारने वाले को फ्रीडम है वहाँ पे, और गाली देने वाले को जेल। हमारे ऊपर केस कर दी है कटिहार प्रशासन। जी जी। यही तो है कटिहार प्रशासन। आप पे क्यों केस कर दिया? ताकि कोई गरीब का आवाज न उठा पाए, गरीब के आवाज को उठाने वाले को कुछ बोलने से रोका जाए, वहां पहुंचने से रोका जाए, तमाम चीजें। तो संतोष रेणु यादव हमेशा गरीब का आवाज उठाया है और आगे वो उठाते रहेगा। ये प्रशासन वालों का जो खेल है, अपराधियों के साथ जो गठजोड़ है, वो अपना खेल खेलते रहें, अपना गठजोड़ गठबंधन बनाते रहें,
हमारा जो गठबंधन है वो शोषितों के साथ है, गरीबों के साथ है, और हम अपना गठबंधन ऐसे ही चलाते रहेंगे। वहाँ जो यादवों के जितने डेथ हुआ है ये गोली से, उसमें सब गरीब फैमिली से ही था। बिल्कुल, अगर वो भी अगर संपन्न फैमिली से होते तो जाहिर सी बात है कि वो भी उसका मुंह मुंह तोड़ जवाब देते। जी 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 अब कटिहार प्रशासन का कहना है कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जी है ना। तो हम तो कहते हैं कि कटिहार प्रशासन महोदय से, एसपी महोदय से मेरी एक मांग है कि महोदय आप ये तो बताइए कि वहां से आपने कितना खोखा बरामद किया। जी। और जब अब दोनों तो जब गैंगवार हुआ तो दोनों तरफ से गोली चला होगा। तब दोनों तरफ से गोली चला होगा सर, तब जाहिर सी बात है कि एक तरफ साथ साथ मर्डर हो गया और एक तरफ एक आदमी घायल नहीं हुआ। ये कैसा गैंगवार हुआ? अच्छा। और रही बात जब गैंगवार हुआ, गोलीबारी हुआ, तो कटिहार प्रशासन क्या कर रही थी वहां पे? गैंगवार तो होता है तो लंबा गोलीबारी होता है ना। जी जी। जबकि घटना स्थल के 1 किलोमीटर के दूर में ओपी है, तो फिर प्रशासन क्या कर रही थी वहां पे? वो बैठ करके क्या लूडो खेल रही थी क्या, या हारमोनिया बजा रही थी? जब इससे पहले भी अरेस्ट होके गया था, वो अरेस्ट था मोहना ठाकुर, उसके बावजूद भी इतना बड़ा घटना कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बावजूद भी हर चैनल पे जाके वो इंटरव्यू दे रहा है। तो प्रशासन को मिल नहीं रहा है और चैनल वाले को कैसे मिल जाता? वो प्रशासन खोजेगी तब तो मिलेंगे सर। प्रशासन खोज ही नहीं रहे, कहाँ से मिलेगा? है उसका शुरुआती अवस्था से अभी उसका मोहना ठाकुर का बाप अभी कुछ दिन पहले जेल से आया है। अच्छा। अभी उसका भाई जेल में है, मोहना ठाकुर का। तो उसका सारा चीज जो है, चोरी डकैती छिनैती, यही सब अपहरण, यही सब तो उसका काम ही है। तो फिर वहां के लोग उसको मुखिया कैसे बना दिया? या सर आप देखे नहीं कि जैसे वो तमाम जब वोट मांगने के लिए जाता है तो पूरा राइफल से लैस होकर के पूरा जाता है। तो भाई प्रशासन से मिली भगत है ना। जी। अब अगर रक्षक ही अगर भक्षक के साथ मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि आम आवाम तो सर बिल्कुल जो रक्षक जो भक्षक बन चुकी है वो जो चाहेगी वही करेगी। तो अब कब जाना है आपको? 18 तारीख को जाने वाले थे, ये आपका तबीयत भी खराब हो गया अचानक, तो अब कब जाने का प्लान है? देखते हैं सर, पहले स्वास्थ्य पहले ठीक हो जाए। हम तो आज भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीम के लोग जो हैं अभी रोके हुए हैं, डॉक्टर रोके हुए हैं। उनका कहना है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद तो देखते हैं सर। जैसे ही ठीक होता है तो फिर आएगा, प्लान करते हैं, फिर जैसे भी होता है तो। लेकिन हम कहना चाहेंगे तमाम आवाम से कि ये जो भी कार्य जो भी चल रहा है, ये भाजपा और आरएसएस का खेल है। ये सरकार को बदनाम करने की खेल है। ये आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए ये सारा प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। कभी वहाँ हत्या कर दिया जा रहा है, कभी वहाँ कुछ कर दिया जा रहा है। देख रहे हैं सर कि दारू वाले मैटर में भाजपा वाला सब किया है, जहर तहर सब डाल दिया है, और लोग जब डेथ कर गए तो वही हंगामा कर रहा है। पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है भाजपा वाला जो है वो हैक करने के फिराक में लगा हुआ है। अच्छा, 2024 का जो इलेक्शन है उससे पहले ही अपना खेल शुरू कर दिया है। शुरू हो गया सर, इसका शुरू हो गया। इसका तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान चलवे करेगा सर। इसका इसी पे तो सत्ता ही चलता है। इसको डेवलपमेंट से कोई मतलब है नहीं। भाजपा को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है सर। गरीब लोग को घर से उजाड़ करके बाहर कर दो। जो अभी छपरा में दारू कांड हुआ इतना बड़ा, तो दारू कांड में भी अभी देखिए विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ उसको लेकर, शीतकालीन सत्र ने चलने दिया बीजेपी वाले ने, तो इस पे क्या करना है? सर ये हंगामा वाला पटिए है, इसको काम नहीं करना है सर। विकास से कोई मतलब नहीं है इसका। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे जब तक, मंगल पांडे के रीजन में आपने देखा था सर कि स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था चरमरा गई थी सर। त्राहिमाम कर रहे थे जो रोगी थे, रोगी के जो परिजन थे। लेकिन जैसे ही आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में गई स्वास्थ्य मंत्रालय, या इसके पूर्व श्री तेज प्रताप यादव जी के हाथ में गई थी, उस समय भी बहुत बढ़िया काम किए थे और इस बार भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरे सूबे में अब पटरी पे आ रही है धीरे 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 करके। ये जो दारू कांड वाला है उस पे विपक्षी मुआवजा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो इस पे क्या कहना? विपक्षी से नीतीश कुमार जी यही तो पूछे कि अगर आप कहिए तो शराबबंदी को खत्म कर देते हैं। जब
जिस चीज़ की सर बंदी की हुई है, शराबबंदी है, तो शराबबंदी है और वो भाजपा ही सपोर्ट करके करवाई है सर शराबबंदी। जी जी। भाजपा कहती थी अब कि उस टाइम में तो भाजपा और जेडीयू दोनों साथ में थे, तभी शराबबंदी लागू हुआ था कानून। भाजपा ही तो बोलती थी सर कि जैसे गुजरात में शराबबंदी है, उसी पैनल पे हम बिहार में भी शराबबंदी कर रहे हैं। जी तो शराबबंदी में मुआवजा होता है क्या? जो चीज़ें कानून में नहीं है, आप गलत चीज़ करेंगे, गलत चीज़ करके आप मुआवजा मांगेंगे तो गलत बात है ना। जी जी। तो वही तो नीतीश कुमार जी बीजेपी वालों से पूछे कि आपने ही शराबबंदी करवाया, तो अगर आप कहिए तो शराबबंदी खत्म कर दें। तो वहाँ इतना बड़ा शराबबंदी में 100 से ज्यादा डेथ कर गए हैं, तो वहाँ का प्रशासन का कहीं लापरवाही है इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल लापरवाही है। वहाँ लापरवाही है तभी तो जाकर के सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किया गया, सस्पेंशन तभी तो मिला है उसको। लेकिन कुल मिलाकर के सर ये भाजपा वालों का बहुत गंदा खेल है। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, श्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस महागठबंधन की सरकार को किसी भी तरीके से वो बिहार से उखाड़ फेंकना चाहती है। और जो आम आवाम जो भी थोड़ा सा सुखमय जीवन बिता रहे हैं जी, उसको रास नहीं आ रहा है बीजेपी को। बीजेपी बेचैन है कि कैसे गरीब लोग के चेहरे पर हंसी आ गई है। तो अभी जो मुआवजा है, नीतीश जी का साफ कहना था कि जो दारू पिएगा वो मरेगा। जब बिहार में दारू बंद है तो ये दारू मिल कहाँ से रहा है? सर आप देख सकते हैं सर, आप देखिए ना, बगल उत्तर प्रदेश किसकी सरकार है सर? जबरदस्ती वहां से दारू भिजवाया जाता है सर। अच्छा, तो फिर प्रशासन कर क्या रहा है? ये जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहाँ चेकिंग होना चाहिए ना। प्रशासन अभी गृह मंत्रालय तो नीतीश जी के हाथ में है, तो फिर नीतीश जी कहीं विफल है? नहीं, पहले था सर, अब ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हुआ है। आज के पहले तक या आज भी अभी पूरा कंप्लीट लिस्ट वगैरह सब रेडी हो गया है। अभी नए डीजीपी राजविंदर सिंह भाटी साहब बने हैं, तो अब यहाँ से सर एक नई जैसे होती है ना, जैसे प्रशासनिक का जो रूपरेखा है वो तय किया जाएगा और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। तो पहले तो सर पूर्ववत स्थिति थी, जो भाजपा के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, जी जी, तो वही जो अफसर थे वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले पहले जैसे थे वैसे ही थे। अब जब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा सर, आप देखिएगा निस्संदेह प्रशासनिक व्यवस्था में भी सर काफ़ी चुस्त दुरुस्त आपको दिखाई देगा। और ये जो अपराध की जो चीज़ें हैं या शराब का बाहर से इधर उधर होना, इसमें भी कमी आएगी सर। तो आप जनता को बता सकते हैं ये जो शराब वाला घटना इतना हुआ है कि आगे चल के ऐसी घटना ना हो? हाँ बिल्कुल, निस्संदेह सर इस पर कार्य करेगी सरकार। और देखिए सर, सरकार ने आखिर तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी वो भी तो इंसान ही है ना। जी जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वो भी तो इंसान ही है ना, हमारे जैसे ही वो भी हैं। तो हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। जब तक कि हम अपने सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को, मंत्री महोदय को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे कार्य करेंगे? कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, बिहार के जनमानस कर रहे हैं। बिहार के जनमानस में धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य रख करके भाजपा और आरएसएस द्वारा काफ़ी कोशिश की जा रही है सरकार को अस्थिर करने की। लेकिन बिहार की जनमानस को धन्यवाद कि वो अपने सरकार पर भरोसा रखे हुए हैं और धैर्य के साथ उसका साथ दे रहे हैं। तो अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हुई है सर, निसंदेह जो नए नए जो अफसर जहाँ पे जाएंगे उनसे उम्मीद है कि वो अपने पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे और बिहार के उन्नति में अपना अहम योगदान दे पाएंगे। तो ये जो शराब पे इतने डेथ हो गए हैं, तो क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर क्योंकि एक तरह से उसका परिवार बिखर गया, गुजर गया वो परिवार, गरीब फैमिली से है, दारू पिया मर गया। अब किसने दारू में जहर मिलाया, क्या मिलाया, कहाँ से दारू बना, ये तो किसी को नहीं पता। मरने वालों को ही पता था कि कहाँ से मिला दारू, और बिखर गए हैं। तो सर क्या इस पर? सर देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें होती है सर। अगर हम भावनात्मक अगर डिसीजन लें तब मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर सर हम जिस तरीके से देखें कि भाजपा की जो नेतृत्व में सरकार जो थी डबल इंजन की, उसी सरकार ने यह तय किया था कि बिहार में शराबबंदी हो, तो फिर ये भाजपा वालों को तो किसी भी तरीके से नैतिकता, उनकी नैतिक अधिकार है ही नहीं मुआवजा मांगने की। भाजपा वालों के नैतिक अधिकार है ही नहीं।
उनके अंदर नैतिकता शायद समाप्त हो गई है। वो अपने अंदर जो होते हैं ना, शर्म हया सब धो करके पी गए हैं, तब जाकर के मुआवजा की मांग कर रहे हैं। आपने ही शराबबंदी करवाया, और जब शराबबंदी के घोषणा के बाद इस तरह का कार्य हो रहा है, तो इसमें तो मुआवजा अगर देखें, अगर हम उस लेवल पे देखें कि सरकार को क्या सोचनी चाहिए, तो सरकार को सर यहाँ पे मुआवजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन भावनात्मक तौर तरीके पे देखें तो मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन कभी भी सर जो नीति एवं सिद्धांत जो होते हैं वो भावनात्मक होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिंसिपल्स उसमें काम आते हैं। बिहार के सीएम साहब बोले थे कि दारू मत पीजिए, आपको रोजगार देने के लिए हम 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, अब उस पैसा से रोजगार कीजिए। तो इस पर गरीब फैमिली को जो रोजगार मिलेगा पैसा कैसे मिल सकता है? सर पैसा पहले भाजपा वाले लेने देंगे तब तो। क्यों नहीं लेने देंगे? सर भाजपा वाले तो अभी भी ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी की जो बातें हैं जो जन जन तक पहुंचाई जानी चाहिए, उन बातों को कैसे अवरुद्ध करें, कैसे रोकें। भाजपा वाले कभी गरीब के लिए सोचते ही नहीं है सर। भाजपा वाले कहते हैं कि गरीब को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो। अच्छा, नहीं, वो 1 लाख रुपया सीएम साहब जो 1 लाख की बात कर रहे हैं कि भाई दारू मत पियो, हम 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। अगर 1 लाख से नहीं होगा तो हम उसके आगे भी विचार कर सकते हैं। तो इस पे गरीब आदमी कैसे ले पाएंगे वो 1 लाख रुपया, और कौन सा बिजनेस करेंगे? इसके लिए सर सीएम साहब का जो पोर्टल है उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। तो जो भी लोग हैं, जो खास करके पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ भी हैं, तो आप पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में जाइए और जा करके आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के पोर्टल पे जा करके और उसकी विस्तृत जानकारी लीजिए और उसके बाद उसका पालन कीजिए। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ थे संतोष रेणु यादव। इनका साफ कहना है कि बिहार में जो अभी खेला हो रहा है, चाहे वो कटिहार वाला घटना हो, दारू वाला घटना हो, सब बीजेपी ने शुरू कर दिया 2024 के इलेक्शन से। इनका और भी कहना है कि अगर दारू मत पीजिए, सीएम साहब ने 1 लाख रुपया देने का जो वादा किया है हर गरीब को मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये गरीबों का मसीहा है रेणु यादव। आप इनसे मिलिए, इनसे संपर्क कीजिए, आप 1 लाख रुपया देने में ये मदद करेंगे। कैमरामैन अभिनीत के साथ मैं जितेंद्र कुमार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर